हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड, जो हमारी हिस्ट्री की बुक है बेसिकली उसको हम लोग देख रहे हैं। बुक का नाम है हमारे अतीत, उस पर थर्ड लिखा होगा, यानी कि हिस्ट्री की बुक को हम लोग देख चुके हैं। 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं और इन्हीं चैप्टरों के बाद आज हम 5वें नंबर का जो आपका चैप्टर है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि जब अंग्रेजों के खिलाफ आपके जनताओं ने आपका विद्रोह किया, उस विद्रोह की स्थिति में क्या कंडीशन बनी उसको हम लोग आपका देखेंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा दीकू और भार के लोगों के बारे में पढ़ा कि अंग्रेजों ने कैसे जनजातीय व्यवस्था को डिस्टर्ब किया और उन लोगों ने कैसे आपके जनजातीय विद्रोह हुए। और ऐसे विद्रोह न केवल आपके जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे थे, अपितु ऐसे विद्रोह बहुत सारे क्षेत्रों में भी हुए। उन सबको हमने गौर करके आपके देखा था। अब जनता कैसे बगावत कर रही है, 1857 के बाद की क्या क्रांति है, इसको हम लोग आपका देखते हैं और बात करेंगे। चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। हम आगे बढ़े और सबसे पहले देखते हैं सिपाही और किसान विद्रोह की ताकत जुटे हुए लोग 1857 और उत्तर भारत के मैदानों में फैल गए। यानी कि कैसे जो है आपका विद्रोह हुआ और विद्रोह कैसे आपका फैला, उस सारे फैलाव को हम लोग आपका इसके माध्यम से आपका देखते हैं। ठीक है, 1857 का विद्रोह हमारे सामने। ठीक, देख लिया, आगे बढ़ रहे हैं। नीतियां और लोग, हम नीति और लोगों के विषय में पढ़ते हैं और इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इस पर हम लोग बात करें। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता के उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा है। नीतियों से राजा, रानी, किसान और आपका जमींदारों, आदिवासी, सिपाहियों, वहां के सब तरह के असर पड़े हैं। आप भी देखेंगे चुके हैं कि नीतियां और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उन्हें किस तरह से वो आपका विरोध करती हैं। ये सारी चीजों को हमने इसमें देखा कि आखिर में ठेस कैसे पहुंचती है और विरोध कैसे होता है, ये भावनाएं किस प्रकार की हैं। इन सभी पर हम लोगों ने गौर करके एक एक करके हम इनको देखेंगे और इनका आपका प्रयास भी करेंगे। ठीक, क्या नीतियां हैं। चलिए, अब सबसे पहली बात है कि नवाबों की छिनती सत्ता, कि नवाबों की सत्ता कैसे छीनी, ये हमको देखना है। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी, यानी 18वीं मतलब आपके 1700 के आसपास, जब आपको पता है कि बेसिकली जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है आपके 1707 में, उसके बाद और उससे पहले की स्थिति आप देखेंगे तो दिल्ली जो आपके मुगल वासा वो तो कमजोर होते ही हैं, उसके बाद छोटे छोटे जो आपके नवाब थे उनकी भी सत्ता आपकी कमजोर हुई और उसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे अंग्रेज। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी, उनकी सत्ता सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। क्या, सत्ता भी खत्म हो रही थी और सम्मान। ठीक, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। रेजिडेंट मतलब एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो दरबार में रहेगा। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनकी राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक दूसरे से छीन लिए जा चुके थे, यानी कि जो राजस्व वसूली के अधिकार है वो छीन लिए गए। ठीक, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनको गोद में लिए हुए बेटे को राजा मान ले। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई क्या चाह रही थी कि जो उन्होंने बच्चा गोद लिया है उसको वो कंपनी को एक्सेप्ट कर ले, ठीक, और उसको राजा मान ले। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब ऐसी कहानी है कुछ पेशवा बाजीराव द्वितीय की। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र जिसका नाम था नाना साहब भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता की जो पेंशन उनको मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। तो नाना साहब कहाँ रह रहे थे, आपका कानपुर के पास एक जगह है बिठूर, कहां से उठा कर लाए थे, महाराष्ट्र से, नागपुर वाले क्षेत्र जो है भोसले वाला, वहां से। और कह रहे कि वे अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदकों को ठुकरा दिया। उन सारे निवेदन जो उन्होंने दिए थे
उनको ठुकरा दिया, क्योंकि हमारी एक पहचान रही है, हम सीधा नहीं लड़ते, हम हमेशा एक मौका देते हैं कि अगर मामला सुलझ सकता है, बातचीत से सुलह हो सकता है, तो उसके लिए लड़ने की क्या क्या जरूरत है। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने किया, ऐसा ही उस समय जो है आपका पेशवा, आपका बालाजी बाजीराव सेकंड ने किया। ये सारे प्रयास कर रहे थे, और सबका प्रयास करने का यही था कि हम एक लड़ाई न कर कर अपनी जनता के प्रति कुछ काम धैर्य से किया जाए। ठीक, अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने में आखिरी रियासतों में से थी। ठीक है, तो 1801 में अवध पर सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासतों का शासन ठीक से नहीं चल रहा जा रहा, इसके कारण शासन का दुरुपयोग करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्ता जरूरी है। कैसी है? ब्रिटिश जो आपकी प्रभुत्ता है वो आपका जरूरी है, उसी के आधार पर हम शासन चलाएंगे। तो इसीलिए ये किया गया। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए पूरी योजना बना ली। आप मुगलों का शासन खत्म करना चाहते हैं, कंपनी द्वारा किए जा रहे सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, और 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद में परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा। यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, क्योंकि लाल किले में कौन रहता था? दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो दिल्ली के लाल किले में उसका निवास था। ठीक, उसे निकाल दिया गया और उसे कहीं दिल्ली में जाके बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर, इसने लॉर्ड कैनिंग ने, कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद वंशज ही बादशाह नहीं माना जाएगा, केवल राजकुमार के रूप में मानता जाएगी। यानी कि राजकुमार के रूप में मानता मिलेगी कि हाँ ये किसी बादशाह के, किसी राजा के लड़के हैं, लेकिन वो आपके अब बादशाह नहीं होंगे। बादशाह नहीं होंगे यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम राजा होगा, ऐसा लॉर्ड कैनिंग ने, गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। तो इस तरह की चीजें अब ऐसा हुआ तो भारत की जनता के प्रति जो उस समय आपके मुगल क्षेत्र के रियासत में जो आपकी चीजें आती थी, जो क्षेत्र आता था, उन लोगों को बड़ी सिंपैथी थी अपने बादशाह के साथ। क्लियर है? उन्हें एक प्रकार का आपका धक्का सा लगा, आक्रमणता सी लगी कि हमारी चीजों को छीन लिया जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने इन सब चीजों को देखा और बात करी और बड़े वो दुखी हुए, और उन्होंने आखिर में फैसला लिया कि ये जब हमारे राजा के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ क्या स्थिति होगी। उधर अवध को कहां मिला लिया गया? तो कुशासन के आरोप में ब्रिटिश में मिला लिया गया, ऐसे झांसी को मिला लिया गया। और सबसे बड़ी बात है, अवध सैनिक जो थे वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या थे? आपका आपके किसान थे, और अवध क्षेत्र में निवास करते थे, और उधर से वो आर्मी में भी थे। तो अगर आर्मी में आपका विद्रोह हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उनके पीछे की बैकग्राउंड कहानी वो देख चुके हैं कि अवध को उन्होंने अपने में कैसे मिलाया, और सब वो आपके किसान के लड़के हैं कि हमसे जबरदस्ती टैक्स कैसे ले रहे हैं, कैसे हमें आपका डिफेंस में, इसमें सेना में हमारा कैसे आपका शोषण हो रहा है, और कैसे हमें कम आपका वेतन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें देख रहे थे और बहुत पास से उन्होंने इन चीजों को देखा, और यही सब कारण है जो अंग्रेजों को विद्रोह का सामना करने पर देख लिया। तो नवाबों की, राजाओं की सत्ता छीनी, कैसे रेजिडेंट तैनात हुए, कैसे विद्रोह की शुरुआत हो रही है, कैसे नींव बन रही है, आप इसमें बहुत अच्छे से देख सकते हो कि कैसे शुरुआती तौर हुआ, और ये उस समय के विद्रोह की इमेज बनाएगी, क्योंकि उस जमाने में कैमरे नहीं थे ना, तो बस उनको बनाते थे, जो आपके पेंटर थे, जो आर्टिस्ट थे, वो आर्ट के रूप में इनको तैयार करते थे। क्लियर है? चलिए, देख लिया। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, पहले किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए।
चले आगे बढ़ते हैं, पूछ लीजिए। अब बात करते हैं आगे, किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान आपके कर वसूली के शक से तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। अब गांव किसान क्या था, उन्होंने भारी भरकम आपके लगान लगाए और आपके कर वसूले और इनको वो वापस नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पुरानी आपके पीढ़ियां जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों की असंतोष की स्थिति वजह थी। अपने वेतन भत्तों और आपका सेवा शर्तों के कारण वे परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हो कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म या जाति भ्रष्ट हो जाएगी। कैसे है, उनका धर्म या जाति भ्रष्ट हो जाएगी। 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। अब कहाँ जाएंगे आप, समुद्र के रास्ते बर्मा, क्योंकि अब इनको बर्मा यानी कि वर्तमान का जो आपका म्यांमार है वहां भेज रहे थे। और आपको पता है दो रास्ते हैं, या तो लैंड से जाइए या फिर किससे जाइए, आप पानी वाले रास्ते से जाइए। तो पानी के रास्ते जाने के ये लोग मना करते थे। उन्हें इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने का ऐतराज नहीं था, यानी कि वो जमीन के रास्ते जाने को तैयार थे। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुकदमा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए 1956 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और इस कानून में साफ साफ कहा गया, अगर कंपनी व्यक्ति की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसी मान्यता थी या मिथ था, जो भी था, वो ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार की यात्रा करेगा तो वो वापस जिंदा नहीं आएगा, समुद्र उसको खा जाएगा। ऐसा कुछ मिथ था। तो उस जमाने में समुद्र की यात्राएं नहीं होती थी। क्लियर है, और ऐसा इसलिए हमें देखा जाता था। ठीक, और बहुत सारी ऐसी कहावतें प्रचलन था। सिपाही गांव की हालत से भी परेशान थे, क्योंकि सब गांव से थे, उन्हें पता ही था। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और अपने परिवार को छोड़कर, गांव में छोड़कर, लिहाजा किसान का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। क्योंकि ये किसान थे और किसान पे बहुत सारे जब टैक्स लग रहे थे, आपके कर लग रहे थे, उनका राज्य जो उनके बादशाह सत्ता छीन ली जा रही थी। इसी गांव के रहने वाले छोटे छोटे जो आप किसान परिवार के लोग क्या थे, जो आपकी सेना है, वहां सेना में काम कर रहे थे। ठीक, तो इन्हें भी पूरी स्थिति का पता था। ठीक, अब इन्होंने दोनों स्थिति को देखते हुए इन्होंने मिलकर विद्रोह किया और यहां से ही जन्मा है 1857 की बगावत का दौर। कैसा है, 1857 की बगावत का दौर बनता है। ठीक, और उसी सुधार और जन्म प्रक्रिया को हम देखते हैं। सुधार की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं और सुधार के दौर को हम लोग गौर करके देखेंगे। क्या दौर था, क्या गौर था। ठीक, कह रहे हैं कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अंग्रेज क्या कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया जो भारतीय समाज है उसको सुधारना पड़ेगा। सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेज भाषा की कोशिश को जमकर प्रोत्साहित किया गया। 1830 के बाद कंपनी ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने, यहां तक कि जमीन व संपत्ति को जुटाने की छूट भी दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाया और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी उसके पुरखों की संपत्ति का अधिकार पहले जैसा रह जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुओं को या जो यहाँ के लोग थे उनको चेंज किया जा रहा है और क्या बना रहे हैं, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने स्कीम निकाल दी कि आप अगर टैक्स नहीं चुका रहे हैं तो आपको जमीन से बेदखल कर देंगे, लेकिन अगर आप ईसाई धर्म को अपना लेते हैं तो आपको वो सारे पैतृक अधिकार मिल जाएंगे जो आपके पूर्वजों के साथ आपको मिलने हैं। तो लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में
ईसाई धर्म को अपनाया। आप साउथ में जाइए, आप गोवा वाले रीजन में जाइए, आपको देखने के लिए मिलेगा कितने बड़े ईसाई वहां लोग रह रहे हैं। क्लियर है? तो उसका सब कारण यही था, मूल उनके सब लोग कहीं ना कहीं आपका हिंदू है। ठीक है, देख लिया, आगे बढ़े। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनकी सामाजिक रीति रिवाज, उनकी परंपरा, जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। आप सब कुछ सहन कर सकते हैं, किसी धर्म पर कोई बात करे वो सहन नहीं होती। दूसरी तरफ ऐसे भारतीयों को भी जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था बदलना चाहते थे, उन सुधारों और उनके द्वारा आंदोलन के बारे में आप कक्षा 6 में पढ़े हो। ठीक, कि क्या था, उन्होंने कक्षा 6 में पढ़ लिया। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबर और अफवाह फैलते हुए, ये दिखाया गया है कि कैसे अफवाह फैली है। अफवाह बताया गया था शुरुआती तौर पर। देखिए, तो ये सुधार प्रक्रियाओं का दौर था उस जमाने में, जिन्हें आप देख रहे हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। आप जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, उनका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। जनता की नजर से, यानी कि जनता क्या सोच रही थी अंग्रेजों के बारे में। 2 स्रोत दिए हैं। पहले स्रोत को पढ़ते हैं, और 84 नियमों की सूची, ये पहला स्रोत है। यह है महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई पुस्तक साझा प्रवास के कुछ अंश है। एक उन्होंने बुक लिखी है साझा प्रवास, विष्णु भट्ट गोडसे ने, उसी का एक अंश का मतलब कुछ भाग लिया गया है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा माथुर द्वारा आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। वो और उनके चाचा मथुरा में भाग लेने के लिए निकले। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाही से हुई। उन्होंने सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3-4 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो ये कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म को नष्ट करने पर आदम है। आदम का मतलब होता है उतारू हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, उसको बोलते हैं आदम, फारसी का शब्द है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमार की मौजूदगी में उन्होंने उनका ऐलान कर दिया कि सिपाही बताया जा रहा है कि इस नियमों को मानने से इनको तैयार नहीं है। सबको समझाया गया भैया ये कुछ नियम है, और सिपाही मानने को तैयार नहीं है। उन्हें अंग्रेजों का घातक परिमाण चेतावनी दी गई। अंग्रेजों ने कहा कि अगर नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे थे कि धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई। मेरठ छावनी में एक गुप्त योजना तैयार करके छावनियों को भेज दिया गया। एक योजना बनाई और योजना बनाकर वो कहाँ भेज दी, वो आपका छावनी में भेज दी गई। ठीक, और इस प्रकार दिखाया। चलिए, तो ये उसका पहला स्रोत, पहला वृत्तांत हमको देखने के लिए मिला। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।